जी सर। सबसे पहला क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि रेक्टिफायर होता क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, क्यों इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं रेक्टिफायर को। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज रेक्टिफायर। तो देखिए, रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है उसमें उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। मतलब ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट करंट में। ये इसका काम होता है और इस काम को इस प्रोसेस को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस इस रेक्टिफिकेशन में यूज होता है उसको बोला जाता है रेक्टिफायर। सर। द प्रोसेस ऑफ converting alternating current into direct current जी सर। AC into DC is called rectification. जी सर। And the device used for this process is called rectifier. प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो फॉरवर्ड बायस के केस में इसमें रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस हमारा लेस होता है, लेस रेजिस्टेंस। और करंट इस केस में जो फ्लो होता है उस केस में हमारा रेजिस्टेंस लेस होता है। लेकिन यही पीएन जंक्शन डायोड अगर हमारा रिवर्स बायस में होता है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है। मतलब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इस केस में हमारा करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट है फॉरवर्ड बायस में, है ना, पीएन जंक्शन में फ्लो ऑफ करंट होता है और ये बेहतर है। लेकिन रिवर्स बायस में नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे इसका मतलब इसके इस प्रॉपर्टी से देखते हुए आप ये कह सकते हो कि करंट का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ डायोड है, जो कि डायोड ये कहता है कि करंट एक सिंगल डायरेक्शन में जाएगी। मतलब जब आप इनपुट इसमें एसी देते हो, इनपुट जब आप इसमें एसी इनपुट देते हो तो एसी इनपुट देते हो तो जो बाहर निकलता है ना, डायोड जो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकलता है। अगर वहां पे आपने इसको इस तरह से देखा हुआ है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलता है, करंट बाहर निकलता है। और पीएन जंक्शन में जब जैसे करते तब ना। हाँ बिल्कुल, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल से बाहर निकलता है, लेकिन रेस्ट हाफ जो है वो बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो निगेटिव होता है। हाफ साइकिल, रेस्ट हाफ साइकिल क्या होता है वहां पे, निगेटिव होता है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलता है। रिवर्स बायस के केस में ये तो अलाउ ही नहीं करता इसको करंट जाने के लिए क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। और यही चीज को हम लोग बोलते हैं इसका प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल ये बताता है कि इनपुट एसी देने के बाद भी आपका हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट यहाँ से बाहर निकलता है। सर एक चीज पूछनी थी। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि भाई गैप होगा, जैसे कि हाफ निकला तो यहाँ पे निकला, अब वेव तो कंप्लीट किया नहीं, तो वे दूसरा हाफ में इसके बीच में अगर पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव, तो इसके बीच में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन ये होना चाहिए था और निगेटिव मैं कह रहा हूँ कि निगेटिव ये ले ही नहीं रहा। जब निगेटिव नहीं ले रहा तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे हमारा ये नहीं होगा। तो ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है, ठीक है। अगर इसको हम दूर करें तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे हम दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने एक डायोड की बात की, सिंगल डायोड पे। जी सर। अगर दो डायोड पे काम करते हैं तो ये गैप बीच का खत्म हो जाता है। जब तक हम सिंगल डायोड पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे आधा वेव मिलता है, जिसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। लेकिन अगर हमने दो डायोड का इस्तेमाल कर लिया, एक डायोड और एक दूसरा डायोड, दो डायोड का हमने इस्तेमाल में लिया है, तो वहां पे हमारा ये वेव को जो बीच में गैप मिल रहा है वो गैप खत्म हो जाता है। तब ये हमारे पास पूरा वेव हमें दे जाता है आउटपुट में, तो इसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो यहाँ पे इस बेसिस पे ये चीज डिवाइड किया गया है। जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको दो तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। नंबर 1, हाफ वेव रेक्टिफायर,
और नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे ये क्या है, एसी इनपुट है, यस सर। और इस एसी इनपुट से जैसे ही सप्लाई गया तो यहाँ से ये प्राइमरी कॉइल ने सेकेंडरी कॉइल को इंड्यूस्ड कर दिया। इंड्यूस्ड किया तो करंट इस डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ। इस जगह पे आपने डायोड लगाया है, एक डी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने डायोड को। अब जिस समय आप ये चीज मार्क करोगे, जिस समय यहाँ पे ए पॉइंट आपका प्लस रहेगा, उस समय में बी पॉइंट पे आपको माइनस मिल रहा होगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम में आपको तुरंत चेंज होगा, जैसे एसी है तो एसी में तो वेव्स चेंज होता है, उसके बाद आपको माइनस मिलेगा, तो जिस समय ए पे माइनस मिलेगा उस समय बी पे आपको प्लस मिलेगा, फिर इसी तरह से जिस समय ए पे प्लस मिलेगा बी पे माइनस मिलेगा। ये तो आप एग्री करोगे इस चीज से? सर समझा नहीं, एक बार वापस बता दीजिए। अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। ए पे आपका ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेव चल रही होगी, जिस समय इनपुट आया होगा, वो इनपुट में ये प्लस, फिर ये वेव माइनस में गया होगा, फिर ये वेव प्लस में गया होगा। इस तरह से ये वेव्स चल रही होगी ए पॉइंट पे, ठीक है। ए के लिए हमें मिल रही होगी प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर ये आने वाला माइनस होगा। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जिस समय ए पे प्लस रहा होगा, ये पी है, ये एन है, जिस समय ए पे पॉजिटिव रहा होगा तो ये इसमें अलाउ करेगा करंट का जाना। यस सर। तो यहाँ पे आपको करंट मिलेगा। यस सर। मिल गया करंट, बिल्कुल सही। तो मिल गया मतलब एक्स पे आपको करंट मिला ना। यस सर। तो एक्स पे करंट मिला तो प्लस इसने दिया, और उस समय जिस समय इसने ए पॉइंट पे प्लस गया उस समय बी पे माइनस था। यस सर। तो यहाँ से प्लस मिला आपको और इधर से आपको माइनस मिला। यस सर। तो सर्किट कंप्लीट हो गई आपकी ये वाली। यस सर। और यहाँ पे आपको करंट अवेलेबल हुआ, तो ये लोड रेजिस्टेंस है, इसका मतलब बल्ब आपने लगाया है तो ये ग्लो करेगा। क्या हो गया कि देखिए ये वाला जो गया तो इसको पास करने दिया इसने। यस सर, पॉजिटिव अलाउ कर दिया। तो ये पॉजिटिव को अलाउ हो गया, लेकिन निगेटिव वाला अलाउ नहीं हुआ। यस सर। क्योंकि निगेटिव वाले में ये रिवर्स बायस हो गया। यस सर। तो रिवर्स बायस हुआ तो यहाँ से करंट गई नहीं, और यहाँ से पॉजिटिव चला गया, तो एक पॉजिटिव से तो सर्किट कंप्लीट होना है नहीं। हाँ जी, तो नेगेटिव भी आना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर दूसरे वाले में फिर वही केस, फॉरवर्ड बायस के केस में इसने अलाउ किया, फिर नीचे अलाउ हुआ है, तो वेव जो है वो आधी हो गई। यस सर। इसलिए इसको आपने क्या बोला, हाफ वेव रेक्टिफायर। यस सर। बस सिंपल सा था ये। दोनों ही सेम डायग्राम है, वो भी सेम डायग्राम है। इसमें ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, और इसमें करंट का जो जैसे डायोड D1 है, D1 इधर से और ये D2 इधर से जाएगा। और ठीक है सर। करंट आपका यहाँ पे आपको लोड रेजिस्टेंस पे आपको जो ऑब्जर्व करना है आप देख सकते हो। जैसे यहाँ से आपने एसी करंट दिया, तो जिस समय यहाँ पे प्लस था आपका, तो उस समय ये फॉरवर्ड बायस दिखाएगा D1, है ना। D1 आपका फॉरवर्ड बायस दिखाएगा, और उस समय ये वाला जो है वो ये रिवर्स बायस दिखाएगा D2। तो रिवर्स बायस जब D2 रिवर्स करंट इसको अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ से करंट जाना नहीं है। तो उस समय क्या करेगा, ये पॉजिटिव इधर जाने देगा, और निगेटिव वाला जो है ना S, जिसको आप सेंटर टैप, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, निगेटिव सेंटर टैप लेके लोड रेजिस्टेंस पे पहुंचा देगा। तो सर उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे? हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। पर सर अगर जैसे एक तरह से पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरी तरफ से तो नेगेटिव आना चाहिए ना। ये पॉजिटिव आ रहा है ना इधर, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, और निगेटिव ये लेके जा रहा है ना निगेटिव। जब जिस समय ये पॉजिटिव था उस समय दूसरा पार्ट तो इसका निगेटिव ही था ना। तो सर तो जब डायोड में जाए तब जाके पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंशिएट हो रहा है ना। आधे के टाइम तो तीनों जगह पे इक्वल करंट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, जिस समय ये पॉजिटिव गया तो ये अलाउ किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा निगेटिव है, निगेटिव यहाँ पे डायोड ने इसको अलाउ नहीं किया।
अलाउ नहीं किया तो यहाँ कुछ नहीं गया, यहाँ इसका होना ना होना, इस यहाँ पे सर्किट भले ही कंप्लीट है, इसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। जी सर। उसके बाद तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन, ये जो हमने एस सेंटर टेप लगा रखा है, ये हमें यस निगेटिव का सर। सप्लाई दे देगा। जब तक ठीक है सर। निगेटिव ये पहुंचा दिया, पॉजिटिव ये पहुंचा दिया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। जब इनपुट दिया तो इनपुट ये देखो पूरा वेव में यहाँ पे इस तरह से करके दिखा रहे हो, प्राइमरी कॉइल में आपने इनपुट दिया तो ये इनपुट आपका पूरा वेव ऐसा बन रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस इनपुट को आप लेके आ रहे हो यहाँ पे, जैसे ए पे आपका प्लस आ गया, तो यहाँ पे आपके लिए मैं कहूंगा कि आपका ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये वेव फॉर्म एट ए, ये ए पर के वेव फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। ए पर के वेव फॉर्म में जिस समय ये D1 मतलब डायोड D1 से जब जा रहा है तब ये आउटपुट आपको ये मिल रहा था, और जिस समय ये निगेटिव हुआ तो ये रिवर्स बायस हो गया, तो यहाँ पे आपको नहीं मिला कुछ। फिर दोबारा ये फिर से प्लस होगा तो आपको फॉरवर्ड बायस मिला, फिर ये रिवर्स बायस होगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन ये हाफ के लिए हुआ, बाकी रेस्ट पार्ट जिस समय ये प्लस रहा होगा उस समय आपका ये वाला पोर्शन जो है ये वाला माइनस रहा होगा, ठीक है। तो उस समय माइनस रहा, तो यहाँ पे वेव फॉर्म एट बी की बात कर लें, यहाँ पे देखो जिस समय प्लस रहा तो इस समय यहाँ पे माइनस रहा होगा। जब बी की बात करें तो बी पे यहाँ पे कोई वेव नहीं बन रहा था हमारा, लेकिन सेकेंड पार्ट में जब ये बी आपका प्लस रहा होगा तो उस समय यहाँ पे वेव बना। अगर मैं इसको बोलूं तो ये आपका पहला वाला D1, दूसरा भी ये D1, जबकि इसमें ये D2 से बना हुआ वेव फॉर्म है। D2 जिस समय निगेटिव था उस समय D2 पे भी वेव नहीं मिला और फिर यहाँ पे मिला। मतलब जिस समय में आपको A पे पॉजिटिव वेव मिल रहा है, मतलब फॉरवर्ड बायस हो रहा है, उस समय B पे आपको रिवर्स बायस हो रहा है। जिस समय आपको A पे रिवर्स बायस हो रहा है उस समय B पे फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो इस तरह से ये कंडीशन के कारण दोनों से, इससे भी आपको हाफ वेव मिल रहा है, ये ऐसा करके और ऐसा करके बीच में गैप देके हाफ वेव मिल रहा है, और नीचे वाले से भी आपको हाफ वेव मिल रहा है इसके अलावे। तो अब देखो यहाँ पे एक जो लाइन दी हुई है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये बता रहा है कि एक समय D1 से आपने जो वेव लिया था तो ये कंबाइंड आउटपुट आपको ये मिल रहा है। पहला D1 से मिला, दूसरा D2 से मिला, फिर तीसरा D1 से आपको आउटपुट मिला, फिर चौथा D2 से मिला। यस सर। तो इस तरह से एक वेव फॉर्म आपको मिल गया जिसको फुल वेव रेक्टिफायर आपने बोल दिया। लेकिन वेव जो होती है वो वेव, जब आपने डीसी पढ़ा था तो डीसी में आपने डीसी का ग्राफ देखा तो डीसी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हुआ करता था, जबकि एसी का ग्राफ जो है वो साइनसॉइडल फ्लक्चुएट होता हुआ ऐसा दिखा आपको। ये डीसी का ग्राफ आपने देखा होगा, ये एसी का ग्राफ है। तो अभी भी ये सीधा कहाँ है, ये तो ऐसा है, और अगर वेव काफी क्लोज भी हो जाए तो ऐसा ऐसा करके आपको हल्का सा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने डीसी में जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाई है वो तो सबका एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड्स को ज्वाइन करके बना होगा ना? बिल्कुल, लेकिन देखिए ना कुछ तो फ्लक्चुएट हुआ होगा ना, ये हल्का सा ऐसा है, ये हल्का सा ऐसा, फिर हल्का, तो फ्लक्चुएशन तो ऐसे ऐसे है ना। नहीं सर, वो तो अभी हो रही है ना, बट वैसे जब डीसी का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे ही हाफ साइकिल को सारी हाफ पॉजिटिव हाफ पे करके सबके एम्पलीट्यूड को जोड़ के बनाते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, वही बस कंफर्म कर रहा था। लेकिन अभी हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा सिर्फ ये मैं कह सकता हूँ आपकी बातों से कि हमारे पास हमने सारे जितना भी निगेटिव था सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एसी में निगेटिव भी था हमारे पास, पॉजिटिव भी था, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वेव फॉर्म है। तो पॉजिटिव वेव फॉर्म है, लेकिन अभी ये प्योर वेव फॉर्म नहीं है, नॉट प्योर वेव फॉर्म, क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रहा है, और अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसकी फ्लक्चुएशन को फिल्टर किया जाता है, और वो फिल्टर करते हैं हम लोग फिल्टर सर्किट के थ्रू। किसके थ्रू सर? फिल्टर सर्किट। ठीक है सर। तो अब मैं इसके बाद इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद हमें थोड़ा सा जो एसी से डीसी कन्वर्ट करने के बाद डीसी को हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
फिल्टर करना है आपको, तो क्लियर मैंने यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया है कि आउटपुट जो ऑप्टेन होती है फ्रॉम जंक्शन डायोड रेक्टिफायर से वो यूनि डायरेक्शनल होती है, लेकिन वो पल्सेटिंग होती है। वो पल्सेटिंग मतलब जिस तरह से मैंने यहाँ पे पल्स के फॉर्म में इस तरह से दिखाया है, वो पल्सेटिंग फ्लक्चुएट हो रहा है ना बेसिकली। ये इनफैक्ट ये जो सिग्नल मिलता है वो कंसीडर्ड होता है सम ऑफ डीसी सिग्नल का। जैसे कि आपने एवरेज बोला है, तो सुपर इम्पोज करता है एक तरह से, वो बहुत सारे एसी सिग्नल को जो लगता है जैसे सुपर इम्पोज कर रहा हो डिफरेंट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज का। और ऐसे केस में जो डीसी ऑब्टेन होता है वो हम लोग उसको फिल्टर करके प्योर डीसी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डीसी फॉर्म हो रहा है उसमें थोड़ा सा एसी का कंपोनेंट हमें ऐसा फील होता है जैसे मिक्स किया हुआ हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप फिल्टर करना चाहते हो तो फिल्टर करने का दो मेथड हमारे पास है। पहला मेथड है अगर सीरीज इंडक्टर फिल्टर लगाया जाए, मतलब इसके साथ सीरीज में इंडक्टर लगा दिया जाए। जितनी भी सर्किट के बारे में मैंने बात की है वहां पे सीरीज में इसमें साथ इंडक्टर अगर कनेक्ट किया जाए तो वो हो सकता है। और दूसरा मेथड हमारा होता है कि पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगा दिया जाए। ये तो क्लियर मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इंडक्टर जो है आपका वो लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। और ठीक है सर। जो इंडक्टर के लिए इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है ये तो हमें अच्छे से पता है, उसको XL से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, जिसको ऑल्टरनेटिंग करंट पे हमने स्टडी भी किया था। तो इसका वैल्यू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, F से लिख रहा हूँ मैं, इंटू L। तो इसका मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है इसी रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, XL से होके फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे ये जो करेगा हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ये ब्लॉक कर देगा यहाँ पे जो, और लो फ्रीक्वेंसी डीसी कंपोनेंट को अलाउ करेगा पास करने के लिए। इसका काम, इंडक्टर का काम यही होता है। इंडक्टर क्या करता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी आपकी एसी होती है, एसी कंपोनेंट होती है, उसको वो ब्लॉक करता है। यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ, देखिए, इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट कौन ब्लॉक करता है, तो एक्सेल ब्लॉक कर रहा है। पहले मैं बता दूं, यहाँ पे एक्सेल हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करता है एंड अलाउ कर रहा है लो फ्रीक्वेंसी डीसी कंपोनेंट टू पास थ्रू इट। तो ऐसे केस में एक इस जो डीसी की एक स्मूथ वोल्टेज आपको आउटपुट में यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहाँ पे, तो लोड रेजिस्टेंस के पास एक स्मूथ डीसी वोल्टेज आपको क्लियर मिलेगी देखने के लिए। जो हमारा यहाँ पे XC होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, तो XC जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई न्यू C, है ना। तो दिस वन इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए F लिख रहा था मैं, तो FC। तो इस तरह से लिखता हूँ, XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, ये हो गया। तो यहाँ पे C क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस है, हाई कैपेसिटेंस है ये। और ये हाई कैपेसिटेंस, अगर ये हाई कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए, हाई कैपेसिटेंस। अगर आप ये समझ लो कि अगर आपका कैपेसिटेंस हाई है तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस अगर ये हाई है तो रेजिस्टेंस मतलब इम्पेडेंस जो है XC, इम्पेडेंस लो हो जाएगा। इम्पेडेंस लो हो गया तो कैपेसिटेंस हाई और इम्पेडेंस लो। तो लो इम्पेडेंस होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो इम्पीडेंस सिर्फ एसी सर्किट में नहीं होता। हाँ, एसी सर्किट में देखिए इम्पेडेंस हर किसी को बोला जाता है। जैसे XL भी है ना हमारा, तो XL भी हमारा इम्पेडेंस ही है। वहां पे हम रेजिस्टेंस
एक दूसरा फॉर्म है, क्योंकि यहाँ देखिए रेजिस्टेंस तो हम सिर्फ R को बोल सकते हैं, यस सर। लेकिन बाकी अगर रेजिस्टेंस अगर इंडक्टर में है तो उसको भी इम्पेडेंस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा। इसको इंडक्टिव कैपेसिटेंस, ये जो है ना XC, यस सर, इंडक्टिव कैपेसिटेंस जो होता है। हाँ, ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, यस सर। है ना। तो यहाँ पे ऐसे में यहाँ पे अगर मान लो फ्रीक्वेंसी अगर ये हो गया हाई, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लें तो जो पाथ होगी, इम्पेडेंस पाथ, हाई फ्रीक्वेंसी AC कंपोनेंट है ना, और ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। सर आप कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कि हाई कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, हाई कैपेसिटेंस ऑफर्स लो इम्पेडेंस path to high frequency AC component, but high almost infinite। अब यहाँ पे impedance path to high frequency AC component but high almost infinite। तो जब ये infinite हो रहा है तो impedance to low frequency DC component ही आपको वहां पे मिलेगा। तो इसका मतलब है कि AC component is bypass through capacitance, ये बाईपास हो जाता है या फिर फिल्टर्ड हो जाता है यहाँ से, और इस कारण से हमें जो है DC वोल्टेज एपियर होता है लोड रेजिस्टेंस पे।